हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा आज का आप लोगों का टर्मिनोलॉजी का थर्ड पार्ट है। ठीक है ना। दो पार्ट टर्मिनोलॉजी आपको बता दिया गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि और भी टर्मिनोलॉजी के बारे में, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आपको पहले ही बताया गया है कि टर्मिनोलॉजी जो है आपकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आपको इसके पहले उसमें भी टर्मिनोलॉजी बहुत सारे टॉपिक्स बताया गया। 10 पॉइंट आपके टर्मिनोलॉजी के प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। उसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में बताया था। तो आज हमारा ये थर्ड वीडियो है आपके सामने। ठीक है ना। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक से देखेंगे और ये है आपका परचेज रिटर्न। ठीक है ना। परचेज रिटर्न, इसके प्रीवियस वीडियो में आपने परचेज के बारे में देखा था और सेल्स के बारे में देखा था। तो आज हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में देखेंगे। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो जाता है कि मैं अगर कहीं से सामान खरीद कर लाई, किसी भी कारण से, मान लीजिए वो कोई डिफेक्टिव पीस निकला या फिर पसंद नहीं आया, तो फिर मैं उसको रिटर्न कर देती हूँ। किसी भी कारण से जब रिटर्न होता है तो वो हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है। ठीक है ना। और सेल्स रिटर्न भी वापस हो रहा है, लेकिन सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि मैंने सामान बेचा था और कस्टमर को, और कस्टमर मुझे फिर क्या कर गए, वो सामान वापस दे गए। तो ये सेल्स रिटर्न हुआ। तो दोनों में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि मैंने सामान कहीं से खरीदा था, किसी कारण से पसंद नहीं आया तो मैंने वापस किया, तो ये मेरा परचेज रिटर्न हुआ। लेकिन अगर मैं एज अ बिजनेसमैन या एज ए शॉपकीपर मैंने अगर आपको सामान बेचा और आपने मुझे वापस किया, इट्स कॉल्ड द सेल्स रिटर्न। क्लियर। फिर से समझ लीजिए कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों का ही मतलब होता है सामान का वापस होना, लेकिन वापसी में अंतर होता है कि अगर मैं अगर कहीं से परचेज कर रही हूँ और मैंने वापस किया तो इट इज कॉल्ड द परचेज रिटर्न। लेकिन मैंने अगर सामान बेचा और आपने मुझे वापस किया तो ये आपका सेल्स रिटर्न कहलाएगा। ठीक है ना। वो तो दोनों ही रिटर्न ही है, बट इट इज द डिफरेंट कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। खरीदने के बाद वापस हुआ तो परचेज रिटर्न, और बेचने के बाद आपसे वापस आया तो ये सेल्स रिटर्न। ठीक है ना। मेरे ख्याल से इन दोनों में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नेक्स्ट, स्टॉक। देखिए, स्टॉक का मीनिंग ही होता है स्कंद, यानी आप क्या करते हो, स्टॉक के रूप में आपका सामान रह जाना। तो ये स्टॉक का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किसी भी एक गुड्स के साथ, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि गुड्स का मतलब क्या होता है, जो भी सामान या जो भी थिंग्स के साथ आप करो, इट्स कॉल्ड द गुड्स। तो मान लीजिए वो सामान मैंने बेचने के पर्पस पर लाई, लेकिन वो पूरा सामान मेरा नहीं बिक पाया, तो अनसोल्ड अगर रह गया, साल के अंत में अगर वो बिना बिका रह गया तो इट इज कॉल्ड द स्टॉक। ठीक है ना। अच्छा, स्टॉक के बारे में और एक चीज बात बता दूं कि जब आपका साल खत्म होता है तो वो जो सामान रह जाता है वो आपका अनसोल्ड स्टॉक कहलाता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब हम बिजनेस फिर से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं फ्रिज या टीवी कूलर मेरा बिजनेस है और मैं इस साल में क्या की, मान लीजिए 1000 पीसेस मैंने परचेस किया और मुश्किल से सिर्फ 900 पीसेस बिका, तो क्या मैं वो 100 पीसेस फेंक दूंगी? नहीं फेंकूंगी। ठीक है ना। तो जो इस साल नहीं बिका 100 पीसेस, इट इज कॉल्ड द अनसोल्ड स्टॉक, और नेक्स्ट ईयर मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगी तो इट इज कॉल्ड द ओपनिंग स्टॉक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द एसेट्स। एसेट्स, संपत्ति। संपत्ति का मतलब ही आपको मालूम है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, यानी ये सब आपकी संपत्ति है जो लंबे समय तक आपका काम आए। ठीक है ना। अच्छा, एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक है फिक्स्ड जिसको अपन नॉन करंट एसेट भी कहते हैं, और अगला है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है जैसे लैंड बोला, बिल्डिंग बोला, फर्नीचर बोला, जो कि लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। आपने अगर कहीं आज जमीन खरीदा या बिल्डिंग खरीदा तो ये सोचकर तो नहीं खरीदा ना कि आज ही खरीदा कल ही बेच देंगे। ठीक है ना। आप इसको इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में उसकी कीमत बढ़ेगी तो आप अच्छी तरीके से उसकी कीमत मिलेंगे और आप उसको बेचेंगे। तो इस पर्पज पे आपने जो खरीदा तो वो आपका फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है कि एक साल तक आपने रखा, उसके बाद अगर आप चाहोगे तो उसको
कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, आप उसको जल्दी जल्दी कैश में सेलिंग कर सकते हैं, तो वो आपका करंट एसेट्स कहलाया है, ठीक है ना। इसके बारे में और डीप में आपको आगे जब आपके चैप्टर्स होते जाएंगे तब फिक्स्ड और करंट एसेट को और आप डीपली पढ़ेंगे, पर यहाँ के लिए आप इतना ही ध्यान दीजिए कि फिक्स्ड एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, और करंट ईयर मतलब 1 साल के अंदर ही आप किसी को इजीली कैश फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, लिक्विडिटी करेंगे, तो वो आपका करंट एसेट्स कहलाएगा। ओके, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी। अगर मान लीजिए मैंने कहीं किसी से कर्जा लिया है तो वो मेरी लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। और लायबिलिटी भी 2 तरीके का होता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। 1 साल से ज़्यादा समय के लिए आपने अगर कहीं से पैसे उधार लिए हैं तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, और अगर 1 साल से कम समय के लिए लिया है तो ये आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका एसेट्स है और उसी तरह से लायबिलिटी है, लेकिन एसेट्स में हम फिक्स्ड और करंट एसेट्स होता है और इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। अब अगला है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है पैसे का आना। किस तरह से आना? रोज रोज, डे टू डे हम अगर कोई चीज को बेचते हैं और उससे जो हमारे पास पैसे आते हैं वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए अपने शॉप में चिप्स कुरकुरे लेकर बैठ रहे हैं, रोज का रोज आप चिप्स कुरकुरे परचेज भी कर रहे हैं और सेल्स भी कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपके पास पैसे लगातार आते जा रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे, ठीक है ना। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पर दी हूँ, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब भी आपका यहाँ पे आ रहा है कि मान लीजिए मैंने अपना घर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, उसका एक पार्ट मैंने क्या किया? किराए पर दिया, तो किराया मुझे मिल रहा है, तो ये आपका जब तक आप घर को किराए पर देंगे तब तक आपको रेंट मिलता रहेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट मिलना, आपने अगर किसी को कैपिटल उधार दिया है तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट ब्याज समेत वो वापस करेगा, ब्याज मिलता जाएगा। उसी तरह से कमीशन भी है, तो आपने अगर कहीं किसी से काम करवाया है एजेंट के रूप में तो उसका कमीशन भी आपको मिलेगा, तो ये आपका रेवेन्यू है जो कि डे टू डे मिलता है, ठीक है ना। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि खर्चा करना। अगर हम कोई काम करवा रहे हैं तो उस काम को करवाने के लिए मुझे कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं, जैसे वेजेस देना पड़ रहा है, लेबर को रखा, सैलरी देना पड़ रहा है, तो ये मेरे घर मतलब मेरे बिजनेस से जा रहा है, तो ये मेरा एक्सपेंसेस हो गया कि जिस तरह से कोई काम करवाने के लिए या मेरे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुझे उन व्यक्तियों पर पैसे खर्चे करने पड़ रहे हैं, तो ये मेरा एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना। और ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ये दोनों ही जो है वो आपका डेली का ही खर्चा हो रहा है, ठीक है ना, ये लॉन्ग टर्म के बेसिस पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंडिचर और इनकम, इन दोनों को ध्यान दीजिएगा कि अभी आपने बोला कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर लगभग दोनों साथ साथ मतलब बहुत ही कॉमन है ना कि एक्सपेंसेस मतलब भी खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब भी खर्चा होता है, लेकिन दोनों के मीनिंग अंतर होते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि लॉन्ग पीरियड में आपको कुछ रिटर्न अच्छा मिलने वाला है तो उसके लिए आपने खर्चा किया, जैसे आपने कहीं का बिल्डिंग परचेस किया, कहीं का लैंड परचेस किया कि इन फ्यूचर उसको बेचोगे तो आपका कैपिटल जनरेट होगा, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है ना। कि लंबे समय के लिए आपने जब किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया है या पैसा खर्चा किया है तो ये आपका एक्सपेंडिचर कहला रहा है, ठीक है ना। और एक्सपेंसेस ऐसा नहीं है, एक्सपेंसेस में क्या हुआ कि आप रोज के काम को करने के लिए आपको खर्चे करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। इनकम जस्ट उसी तरीके से इनकम का मतलब होता है कि कैपिटल में मेरा इंक्रीज होना, जैसे इनकम का मतलब हुआ कि जितना मेरे पास आया था पैसा, मतलब जितना रेवेन्यू हुआ था, रेवेन्यू में से मैंने जो खर्चा किया, खर्चे के बाद अगर मेरे पास बच गया तो फिर ये मेरा इनकम कहलाएगा। तो इनकम को आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि इनकम के फॉर्मूला के आप लिख सकते हो इनकम इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। मतलब आपके पास जो रेवेन्यू था यानी पैसे आए थे उसमें से आपने कुछ खर्चा किया, फिर उसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो आपका क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। तो ये इनकम आपके कैपिटल को, बिजनेस के कैपिटल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लॉस और गेन। लॉस का मतलब क्या होता है? ये तो जनरल सी आपकी बातें ही आपको मालूम ही है कि जब आपके पास जो पैसे आना था आने से ज्यादा आपके खर्चे हो गए तो वो आपका लॉस हो गया, कि मतलब एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू। जितना आपको मिलना था, रेवेन्यू होना था, लेकिन रेवेन्यू से ज्यादा आपने
एक्सपेंसेस हो गए, तो आपके पास क्या हो गया, लॉस हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि आप जब बिजनेस करते हो तो आपका मेन मोटो अर्निंग प्रॉफिट होता है, लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, लॉस भी बियर करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन हमें आ जा रहे हैं जब हमारा जितना रेवेन्यू आना था उतना नहीं आया, बल्कि हमको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपका लॉस हुआ। और जस्ट इसके ऑपोजिट गेन, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, फायदा होना। जब आपने क्या किया, मॉनिटरी रिसिप्ट, मतलब हमने कहीं पैसा लगाया, जैसे मान लीजिए एसेट्स, आपने जमीन खरीदा था, उसको आपने बेच दिया, फायदा हो गया। आपने कोई जमीन अगर 1 लाख रुपए में खरीदा होगा, कोई छोटा सा शॉप या कुछ भी आपने खरीदा हो 1 लाख, और उसको मोर देन 1 लाख आपने सेल कर दिया, तो जितने ज्यादा रुपए में, मान लो उसको आपने 1,20,000 में सेल किया, तो जो 20,000 है ये आपका क्या हो गया, गेन या प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके छोटे छोटे इतने सारे जो आपके फिर से टर्मिनोलॉजी है। कुछ और टर्मिनोलॉजी यानी नए शब्द जो है आपके अकाउंटिंग के, वो है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। तो मेरे ख्याल से इतने टर्मिनोलॉजी आज के आपको समझ में आ गया होगा। ओके, गुड डे।